नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को लेकर बड़ी खबर है। अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। अमित शाह के आवास पर नेताओं से मुलाकात हुई है। मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद सदन लौटे नेता उत्तराखंड। तो मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। अब इंतजार उस ऐलान का है जिसका पिछले 10 मार्च से ही लगातार जनता से लेकर उत्तराखंड के सियासतदान कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा सीएम। तो मुलाकात बातचीत लगातार जारी है और इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता नितिन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, दिल्ली से बीजेपी के हाईकमान की बैठक को लेकर क्या और ताजा अपडेट्स, इस मुलाकात के बाद क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से आज जो है पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के सीएम, उनकी जो बैठक थी अमित शाह के साथ, जो कि नड्डा तमाम उनके साथ में बैठक हो रही थी, तो उसमें जो है आपको बता दें पूरी तरीके से जो सतपाल महाराज हैं और उनके साथ में मौजूद थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे। सीएम पोखवाल निशांग सतपाल महाराज अमित शाह के साथ के पास में हो रही बैठक खत्म तो हो गई है, लेकिन उसमें जो है नेताओं का सलाह के लिए बैठक बुलाई गई है। उन्हीं की राय ली गई है कि लगभग 1 घंटे चली बैठक के बाद आपको बता दें कि जानने के लिए कहा गया है कि वह सूत्रों से बताते हैं कि उत्तराखंड के नेताओं ने अमित शाह ने डांट फटकार लगाई गई है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता मुख्यमंत्री को लेकर भागदौड़ कर रहे थे, तो उसको लेकर जो है डंबिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तो पार्टी का आला कमान खास नाराज दिखाई दिए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी हो या कोई भी हो, लेकिन उनको लेकर भी जो है अमित शाह काफी नाराज हुए, तो उनको डांट लगाई गई थी। तो लेकिन अब देखना यह होगा कि नाराजगी दिखाई गई कि माना जाता है कि तमाम नेताओं की बात जो है मान ली गई है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके उम्मीदवार जो है सोमवार के या मंगलवार को देर रात में जो है जारी कर दिया जाएगा। तो नितिन, जो खबरें अभी तक निकल कर आ रही हैं कि डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है, कि सीएम को लेकर इतनी उतावलापन क्यों, कि लॉबिंग भी हो रही है, बार बार दिल्ली दरबार में मुलाकातें भी हो रही है। नितिन, इससे तो लग रहा है कहीं कोई ऐसा तो नहीं है इन तमाम चेहरों को पीछे छोड़कर कोई और नया चेहरा हो? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड की जो दौड़ है, भागदौड़ है, वो काफी तेज से जो चल रहे थे, तो उसको लेकर जो है काफी नाराज दिखाई गए। अमित शाह जो है उन्होंने जो है काफी फटकार लगाई, जो तमाम नेता वहां पहुंच रहे थे मुख्यमंत्री की दाव को लेकर। तो लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किसके सर पे नई ताज तजती है उत्तराखंड को लेकर। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री की बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री को लेकर बैठक चल रही थी, लेकिन अब उसमें जो है अमित शाह ने आज जिस तरीके से डांट फटकार लगाई है, तो उसमें जो है काफी नाराज दिखाई दिए कि आखिरकार मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है उसकी जल्दी से जल्दी जो ठोक लगा रहे थे लोग। लेकिन अब इसमें यही देखना होगा कि जो सोमवार या मंगलवार तक जो मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड को, तो उसकी जो बातचीत है वो अभी जारी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज मुख्य अमित शाह ने डांट लगाई है, तो जो मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उनमें जो काफी नाराजगी दिखाई गई। लेकिन अब यही है कि आखिरकार जो डेट है वो सोमवार या मंगलवार को की जाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। नितिन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है अमित शाह से मुलाकात जिन नेताओं ने की है उन्हें फटकार भी लगी है कि इतना उतावलापन सही नहीं है। सीएम को लेकर सस्पेंस यानी अभी भी बरकरार है। यूपी का रुख करते हैं। यूपी में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। इस अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3.40 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह अभियान 28 मार्च तक चलेगा। भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया, तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज,
कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। रुकाते हैं अगली खबर का। 2 दिन काशी प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काशी पहुंचेंगे। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रमों में आरएसएस प्रमुख शिरकत करेंगे। तो 2 दिवसीय काशी प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काशी पहुंचेंगे। 2 दिन तक काशी में ही रुकेंगे। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विश्व संवाद केंद्र के इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे। सामाजिक और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर एक कार्यक्रम है। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का जो विषय है रखा गया है, इस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस पर चर्चा भी होगी और दोनों कार्यक्रमों में आरएसएस प्रमुख शिरकत करेंगे। और वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों तक काशी में रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर ताजा अपडेट्स? देखिए, अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज देर रात तक वो गोरखपुर से ट्रेन से काशी आएंगे और 21 और 22 2 दिनों का कार्यक्रम है उनका विश्व संवाद केंद्र के साथ। काशी में 2 दिनों का जो प्रवास रहेगा, उस दरमियान जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं देश की राजनीतिक में और देश के समाज में, उसको लेकर के संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और वहां पे चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे कि किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, देश में कैसे आगे बढ़ना है, संघ की क्या नीति होनी चाहिए, किस मुद्दों पर क्या राय रखनी चाहिए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश संघ प्रमुख की तरफ से मिलना है। और 2 दिनों का ये कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात जो चल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के एक धड़ा अगर विरोध में है तो एक धड़ा पूरी तरह से समर्थन में है। उसके अलावा जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, अगर देखा जाए कि वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद 24 की चुनौतियां सामने हैं, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक तरीके से संघ हमेशा से बहुत सक्रिय रहा है, उसे लेकर के पूरा चिंतन और मंथन होना है। और जो संघ के कार्यकर्ता हैं काशी प्रांत की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें काशी प्रांत बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है। तकरीबन 26 जिले इसके अंदर आते हैं। तो तमाम जगहों के कार्यकर्ता भी बारी बारी आकर के अपने अपने क्षेत्र में कैसे क्या है उसकी रिपोर्ट वो देंगे, वहां उनकी तरफ से वो दिशा निर्देश देंगे, संघ प्रमुख की तरफ से दिया जाएगा कि किस तरीके से किस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है, ताकि एक समाज में कंसेंसस का निर्माण हो सके। तो एक बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। गोरखपुर से वो आएंगे। गोरखपुर में भी कल जो है उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। तो उसी कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो उसी क्रम में ये उनका कार्यक्रम है 2 दिन का। और जिस तरीके से 22 में चुनाव जीती है बीजेपी ने, 24 में क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में क्या चुनौतियां हैं राजनीतिक और सामाजिक, उसे लेकर के एक बड़े मंथन कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। जी, मंथन के साथ साथ क्या पूजा अर्चना भी करने के लिए जाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, संघ प्रमुख जब भी आते हैं वाराणसी तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना हो या इस तरह की जितने भी धार्मिक गतिविधियां हैं, उनके प्रमुखों से भी मुलाकात हो सकती है। कहीं ना कहीं जो काशी के धर्माचार्य हैं, चाहे वो संत समाज के लोग हों या अखाड़ों के लोग हों, उनसे भी मुलाकात होगी। उसके अलावा छात्रों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है कि छात्रों के समूह से भी वो मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो 24 की चुनौतियां है, 22 का चुनाव बीजेपी जरूर जीत गई है, लेकिन 24 भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 22 जो है वो सेमीफाइनल है 24 का। तो निश्चित तौर पे जिस तरह के हालात हैं अभी भारतीय देश की राजनीति में और सामाजिक जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उसे देखते हुए बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। और जो काशी प्रांत के 26 जिले हैं, उस 26 जिलों से कार्यकर्ता आएंगे, साथ ही साथ धर्माचार्यों से लेकर के और जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो भी उनके कार्यक्रम में शामिल हैं। तो अभिषेक, जब मेल मुलाकात संतों से होगी, मंदिर जाएंगे, तो फिर उस मुद्दे को भी हवा मिलेगी। जो खत लिखा गया था पीएम को और कहा गया था कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, वहां पर जो मंदिर है उन्हें खोला जाए, तो क्या इसकी भी संभावना है?
निश्चित तौर पे देखिए संघ के एजेंडे में हमेशा से रहा है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, जिस तरीके से कर्नाटक से हिजाब का विवाद उठा और एक कॉमन सिविल कोड की तरफ एक कंसेंसस बनने की बात हो रही थी, तो धीरे धीरे करके किस तरीके से जो संघ के प्रमुख एजेंडे हैं उन एजेंडों को कैसे धार दिया जाए और कैसे समाज के बीच में जाया जाए, संदेश को लेकर के किस तरह से एक कंसेंसस बनाया जाए, कैसे लोगों की एक मानसिकता तैयार की जाए, जो संघ का एजेंडा रहा है उसको लेकर के ये एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि बीते दिनों कश्मीर फाइल्स को लेकर के जिस तरीके से माहौल बना है, 11 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है और 14 तारीख के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस पे अपना वक्तव्य दिया है, उसके बाद से लगा पूरा देश जो है लगभग दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक पूरा धड़ा जो है वो समर्थन में है, तो दूसरा धड़ा कहीं ना कहीं इस फिल्म के विरोध में है। इसके अलावा हिजाब विवाद पे भी हमने देखा है कि बिल्कुल दो धड़ों में बटा हुआ समाज दिख रहा था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जो राजनीतिक जो परिणाम आए हैं चुनावों को लेकर के 5 राज्यों के, इन सबों को लेकर के कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर, और काशी हमेशा से धर्म को लेकर के हमेशा से एक संदेश देती आई है देश दुनिया को, तो निश्चित तौर पर जो काशी का दौरा है वो धार्मिक और जो सामाजिक परिवेश है हिंदुस्तान का वो कैसे बदल रहा है, क्या उसकी दिशा होनी चाहिए, इसको लेकर के व्यापक एक बहस यहाँ पे और चर्चा होगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब दिल्ली लेकर चलते हैं, सुनते हैं अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है, बहुत शानदार ऐलान। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं आपके विधायकों से अरविंद केजरीवाल। उन्होंने पंजाब का जिक्र किया कि पंजाब में जो फैसला लिया गया है 25,000 भर्तियों का, वो बहुत सराहनीय है। इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे, और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। के साथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की। अब टाइम कम है, समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने। इतने दिन में इतना काम, 75 साल। किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों, लेकिन मजबूरी है, चंडीगढ़ में काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे, वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। जब बन जाते हैं तो मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था, जब उन्होंने सारे एमएलए को कहा था कि चंडीगढ़ में हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने। तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एमएलए, हमारी पार्टी का एक मंत्री
लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है। इस बार एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी, अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए जरूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए, लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दे, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से तो पंजाब में सरकार बन गई है। पंजाब के आपके विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि 4 राज्यों में अभी तक सरकार ही नहीं बना पाई है बीजेपी, और देखिए हमने सरकार भी बना ली, मंत्री भी शपथ ले लिए और बड़े फैसले भी ले रहे हैं। रुकते हैं अब अगली खबर का। हिजाब मामले की बात करते हैं। हिजाब मामले पर मुस्लिम समुदाय कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है। कई मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया है। और अब बात करते हैं ताज महोत्सव की। आगरा में 20 मार्च से 29 मार्च तक ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ताज महोत्सव में कला संस्कृति के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रांत के शिल्पियों के साथ हैंडीक्राफ्ट, राजस्थानी झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार के ताज महोत्सव में बॉलीवुड के कई स्टार अपना जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव में भारत रत्न लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, ऋषि कपूर और पप्पी लहरी को याद किया जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक कोरोना की वजह से 2 साल से ताज महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। विभाग के मुताबिक इस बार ताज महोत्सव को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। ताज महोत्सव में होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम फाइनल हो चुके हैं। इस बार ताज महोत्सव का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों द्वारा होगा। महोत्सव का आयोजन वैसे तो 18 से 27 फरवरी तक होता था, बट इस बार चुनाव के कारण इस डेट में चेंजेस किया गया है। इस बार जो ताज महोत्सव का थीम है वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की उस पर कराया जा रहा है। और महोत्सव में हमारा प्रयास रहेगा
कि हम स्थानीय कलाकारों को भी प्रॉपर स्टेज दें। इस बार ताज महोत्सव का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों द्वारा होगा। महोत्सव का आयोजन वैसे तो 18। मेरा नाम रूप सिंह है और सेवा आर्ट से काम करता हूं मैं। और यहाँ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य किया है, करीब 100-150 के करीब पेंटिंग है, पिलर्स हैं। हमें जो टारगेट दिया गया कुछ हद तक कार्य हो चुका है और कुछ काम जारी है। पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग है अगर बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर? जैसे कि राफेल की पेंटिंग है, कुछ अपना संस्कृति कल्चर है और बर्ली आर्ट है, मतलब विभिन्न प्रकार की पेंटिंग है। रुकाते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के पहला गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने शराब के नशे में घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने दौड़ा कर धारदार हथियार से हमला किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया है, जबकि हालत गंभीर होने पर 4 लोगों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। जमीनी विवाद में दबंगों ने फायरिंग की, गोली लगने से एक की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में रेफर कर दिया है। चकबंदी विवाद को लेकर 6 महीने पहले दबंगों ने फायरिंग की थी। घायलों समेत संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना कंपिल क्षेत्र के गांव हजियापुर का ये मामला है। वहीं कन्नौज के कुरसारा गांव में भी जमीनी विवाद की वजह से 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी पत्थर चले। इस संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड सीएम को लेकर हलचल बढ़ गई है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक टल चुकी है। 21 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में आज होनी थी सीएम के नाम की घोषणा। आलाकमान ने धामी मदन कौशिक को दिल्ली तलब किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। नई सरकार में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो आज होने वाली जो विधायक दल की बैठक है वो टल चुकी है। दोनों पर्यवेक्षकों को इस बैठक में आना था। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब खबरें ये है कि बैठक टल गई है। कल 21 मार्च को ये बैठक होगी, तब दोनों ऑब्जर्वर राय लेंगे और राय मशवरे के बाद तय होगा कि आखिर नई सरकार में नए चेहरे कौन से होंगे और सीएम का चेहरा कौन होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर और मुझे दीजिए इजाजत।